एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का दोस्तों आज हम पढ़ेंगे केस के बारे में। आइए देखते हैं केस को। जब हम इस केस की बात करते हैं तो ये केस हिंदी में कारक के नाम से जाना जाता है। अब इस केस को ही समझने के लिए हमारे पास इसके कुछ रूप निकल के बाहर आते हैं, जिसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सब्जेक्टिव केस के ऊपर। इसी सब्जेक्टिव केस को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस। इस सब्जेक्टिव केस को ही हिंदी में हम कर्ता कारक के नाम से जानते हैं। दोस्तों, जब हम बात करते हैं इस सब्जेक्टिव केस की, तो इसमें जो सेंटेंस का नाउन होता है एज अ सब्जेक्ट यूज किया जाता है। नाउन यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। जैसे अगर एग्जाम्पल तैयार करें हम इसकी, तो जो हमारा ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस का ये जो सब्जेक्ट है, मतलब जो नाउन है, ये एज अ सब्जेक्ट यूज किया गया है, इसीलिए ये सब्जेक्टिव केस कहलाएगा। बस इतना सही बात है इसमें कि जो नाउन होता है सेंटेंस का, वो सब्जेक्ट की तरह काम करता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब हमारा आता है ऑब्जेक्टिव केस। इसी ऑब्जेक्टिव केस को एक और नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्विजेटिव केस। अगर हम बात करें दोस्तों इस ऑब्जेक्टिव केस की, तो इस ऑब्जेक्टिव केस को हिंदी में कर्म कारक के नाम से जाना जाता है। और इसमें जो था सब्जेक्टिव केस में नाउन एज अ सब्जेक्ट यूज किया जा रहा था, लेकिन इसमें एज अ ऑब्जेक्ट यूज किया जाएगा। ठीक है, बस डिफरेंस इन दोनों में यही है। नाउन यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं एक। सेम एग्जाम्पल को समझिएगा। अब इस सेंटेंस में जो ये अनीता जी हैं, ये एज अ ऑब्जेक्ट यूज की गई हैं। देखिए, आप एक चीज ध्यान दीजिएगा। देखिए, जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं। आप लोगों को अगर पता नहीं हो तो पता चल जाएगा। ये देखिए, जो ये होता है इसका प्लेस है सब्जेक्ट का, ये होता है वर्ब, फिर आता है ये ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो पुनीता जी हैं इस सेंटेंस में, ये एज अ सब्जेक्ट यूज हुई हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट के प्लेस पे हैं। ठीक, और ये अनीता जी ऑब्जेक्ट की प्लेस पे है, इसलिए ऑब्जेक्टिव केस के अंदर आती हैं ये। ठीक है, तो इन दोनों में कोई खास अंतर नहीं होता है। बस वही होता है कि जो नाउन होता है ऑब्जेक्टिव केस में ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है, और सब्जेक्टिव केस में सब्जेक्ट की तरह यूज होता है। बाकी कोई डिफरेंस नहीं, इन दोनों में सेम है ये दोनों। ठीक है, अब चलते हैं अपने तीसरे की तरफ। हमारा तीसरा है वोकेटिव केस। एक मिनट। इस वोकेटिव केस को ही दोस्तों हिंदी में संबोधन कारक के नाम से जाना जाता है। इसका मेन पर्पज होता है किसी को संबोधित करना। इसका पर्पज होता है एड्रेसल पर्पज, किसी को संबोधित करना। जैसे हम एक एग्जांपल तैयार करें तो
देखिए हमारे पास एक ये सब्जेक्ट है, सॉरी सेंटेंस है। इस सेंटेंस को किसके लिए, इस पूरे सेंटेंस को किसके लिए बोला गया है? तो ये पूरे सेंटेंस को इस पुनीता के लिए बोला गया है। यहाँ पे हम पुनीता को संबोधित कर रहे हैं कि पुनीता यू हैव टू पे द बिल। तो अब यहाँ पे ये बात है ना कि ये देखिए, जब हम इसको संबोधित करते हैं इसमें पुनीता को, तो इसको हम अगर इसका नाम लेके पहले बोले या इसका नाम लेके सेंटेंस के लास्ट में रखें, संबोधित हम करेंगे पुनीता को ही। तो हम सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं कि यू हैव टू पे द बिल पुनीता। ठीक, चाहे इस पुनीता को हम सेंटेंस के शुरू में रखें या सेंटेंस के लास्ट में रखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मेन पर्पज होता है एड्रेस करना, संबोधित करना किसी को, बस इतना ही। ओके, इन तीनों में एक बार अंतर देख लें। सब्जेक्टिव केस जब नाउन एज ए सब्जेक्ट यूज होता है, ऑब्जेक्टिव केस जब नाउन एज ए ऑब्जेक्ट यूज होता है, और वोकेटिव केस का मतलब होता है संबोधित करना किसी को। चलिए आइए अपने लास्ट एक और केस की तरफ बढ़ते हैं, जिसको हम लोग जानते हैं पॉजेसिव केस के नाम से, जिसको हम लोग जानते हैं पॉजेसिव केस के नाम से। पॉजेसिव केस, और इसी पॉजेसिव केस को दोस्तों एक और नाम से जाना जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिव केस। इसी पॉजेसिव केस का नाम होता है एक और जेनेटिव केस। इसका मेन पर्पज होता है ओनरशिप दिखाना, किसी भी ऑब्जेक्ट पे अपना अधिकार दिखाना या उसके साथ अपना रिलेशन बताना। इसको हटा देता हूं। रिलेशन या ओनरशिप, जब हम इस रिलेशन या फिर इस ओनरशिप की बात करते हैं, जब हम इस रिलेशन और इस ओनरशिप की बात करते हैं, तो ये दो तरह से बताया जाता है, एक नॉन लिविंग के लिए और एक लिविंग के लिए। पहले हम लोग लिविंग को समझेंगे, लिविंग नाउन, उसके आगे नॉन लिविंग नाउन। ठीक, अब देखिए लिविंग नाउन का हम पोजीशन कैसे बताते हैं और नॉन लिविंग नाउन का पोजीशन कैसे दिखाते हैं हम लोग। लिविंग नाउन का पोजीशन दिखाने के लिए हमें एक चीज यूज करना होता है, अपस्ट्रॉफी यस। अपस्ट्रॉफी यस, अपस्ट्रॉफी यस का यूज करके हम लोग नॉन लिविंग का लिविंग का बताते हैं, और नॉन लिविंग के लिए हम लोग ओ एफ ऑफ का यूज करते हैं। ओ एफ ऑफ का यूज करते हैं पोजीशन बताने के लिए। ठीक है, अगर हम लोग कुछ एग्जाम्पल तैयार करें तो जैसे इसी के नीचे लिखता हूं मैं, राम्स ब्रदर टेबल स्लेग। अब इस एग्जाम्पल को हम लोग समझ लेते हैं। जब बात करते हैं हम लिविंग नाउन का, तो हमें पोजीशन अपस्ट्रॉफी यस से दिखाना होता है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे राम अपने आप में एक लिविंग नाउन है, इसके साथ में अपस्ट्रॉफी यस बिल्कुल सही है। पोजीशन दिखाया किसका जा रहा है, भाई पे। ठीक, अपने आप में बिल्कुल करेक्ट है। वैसे यहाँ पे सीता एक लिविंग नाउन है, इसके साथ में अपॉस्ट्रॉफी एस लगाया गया है, तो ये भी करेक्ट है, और पोजीशन भी दिखाया गया है, बिल्कुल सही है। अब आते हैं अपने दूसरे तरफ, नॉन लिविंग नाउन की तरफ। जब हम इस नॉन लिविंग नाउन की बात करते हैं भाइयों, तो इसका पोजीशन हम ओ एफ ऑफ से दिखाते हैं। अब आप देखेंगे अगर तो टेबल तो अपने आप में एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, उसके साथ में अपॉस्ट्रॉफी एस लगाना क्या सही है? जी नहीं,
अगर नॉन लिविंग नाउन है तो इसके साथ में अपस्ट्रॉफी यस नहीं लगा सकते। तब इसको हम बनाएंगे कैसे, इसको एक बार देख लीजिए। जब हम बात करते हैं नॉन लिविंग नाउन का, ऑफ लगाना है हमको, ये तो पता है, लेकिन ऑफ लगाते कैसे हैं उसको एक बार देख लें आप। जैसे मैं इस एग्जाम्पल को यहाँ लिखता हूँ, टेबल्स लेग। तो सबसे पहले हमारा काम होता है कि जिस पे पोजीशन दिखाया जाता है उसको सबसे पहले हम लोग लिखते हैं। उसके बाद इस अपस्ट्रोफी एस को उड़ा के लाते हैं बीच में और बनाते हैं इसका ओ एफ ऑफ, और फिर इसको लिख देते हैं जैसे कि तैसे। तो सबसे पहले लेग, उसके बाद ऑफ जो अपस्ट्रोफी एस से निकल के आया ऑफ, फिर जिसमें अपस्ट्रोफी एस लगा था वो। ठीक, एक बार और यहां से देखिए, यहां पे दिया है हाउसेस, हाउसेस विंडो। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इस विंडो को आगे लाएंगे। उसके बाद दूसरा काम, इस अपस्ट्रोफी एस को उड़ा के लाएंगे और ओ एफ ऑफ में कन्वर्ट करेंगे। फिर जिस पे ये अपस्ट्रोफी एस लगा है उसको उठा के उसके आगे कर देंगे। अब भाई साहब तुम यहां आ जाओ, हाउस। इतनी सी बात क्लियर है कि ओ एफ ऑफ का यूज कैसे करते हैं और अपस्ट्रोफी एस का यूज कैसे करते हैं। चलिए इसको एक बार देख लीजिए, फिर हम लोग कुछ एक्सेप्शन की तरफ चलेंगे बात लेके। एक बार फिर से समझा देता हूं दोस्तों, जिनको भी डाउट हो क्लियर हो जाएगा। जल्दी से देखिएगा, सब्जेक्टिव केस को ही हम लोग नॉमिनेटिव केस के नाम से जानते हैं, और इसका यूज तब होता है जब जो सेंटेंस का नाउन होता है एज अ सब्जेक्ट यूज किया जाता है। ऑब्जेक्टिव केस में सेंटेंस का जो नाउन होता है एज अ ऑब्जेक्ट यूज होता है। वोकेटिव केस हम किसी को संबोधित करने के लिए यूज करते हैं, एग्जाम्पल आपके सामने है। और पॉजेसिव केस ओनरशिप या रिलेशन बताने के लिए यूज किया जाता है। रिलेशन या ओनरशिप को हम दो तरह से बताते हैं, पहला तो अपस्ट्रोफी एस लगा के लिविंग नाउन के साथ में, और नॉन लिविंग के साथ में ओ एफ ऑफ लगा के हम लोग बताते हैं। चलिए इससे आगे अब चलते हैं हम लोग। आइए दोस्तों, अभी तक तो हम लोगों ने देखा कि पोजीशन जो दिखाया जाता है लिविंग नाउन का वो अपस्ट्रोफी एस लगा के बताया जाता है, और नॉन लिविंग नाउन के साथ में हम लोग ओ एफ ऑफ का यूज करके चलते हैं। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जो एक्सेप्शन के अंदर आती हैं, और उनके साथ वो होती तो नॉन लिविंग है लेकिन उनके साथ में हम लोग अपस्ट्रोफी एस का यूज करके ही चलते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन सी वो कंडीशन हो सकती हैं। अगर हम बात करें तो सबसे पहले टाइम, इस टाइम के साथ में भी हम लोग अपस्ट्रोफी एस लगा के काम चलाते हैं। फिर प्लेस, प्लेस के साथ में भी हम लोग अपस्ट्रोफी एस लगा के काम चलाते हैं। उसके बाद से किसी भी हेवनली बॉडी, या सेलेस्टियल बॉडी, सेलेस्टियल बॉडी के साथ में हम लोग अपस्ट्रोफी एस का यूज सही समझते हैं। और अपना एक अंतिम आता है जिसको हम लोग जानते हैं इडियोमेटिक मीनिंग के नाम से। दोस्तों इसकी भी कुछ कंडीशंस होती हैं। ये कब इनके साथ में हम लोग अपस्ट्रोफी एस लगाते हैं, तो जब हम इनको पर्सोनिफिकेशन की तरह देखते हैं। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है, पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को हम जब लिविंग की तरह ट्रीट करते हैं, मतलब लिविंग मान के चलते हैं। किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को लिविंग की तरह ट्रीट करना। जब हम किसी भी नॉन लिविंग नाउन को लिविंग मान के चलते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन।
आइए कुछ एग्जाम्पल तैयार कर लेते हैं और एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं लिखूंगा तो इंडियाज पॉल्यूशन। अगर दोस्तों हम बात करें इस इंडियाज पॉल्यूशन की, इस एग्जाम्पल की, तो आप देखेंगे तो इंडिया तो अपने आप में एक नॉन लिविंग नाउन है। उसके साथ में मैंने आपको यहाँ पे ऑफस्ट्रॉफिस लगाया है, लेकिन मैंने आपको बताया कि जब हम लोग पर्सोनिफिकेशन की तरह देखते हैं, पर्सोनिफिकेशन की बात जब आती है तो इसको हम लोग लिविंग मान के चलते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पे पॉल्यूशन, तो पॉल्यूशन क्या है? पॉल्यूशन जो इंडिया में रह रहे लोग हैं उनकी ही देन तो है। पॉल्यूशन उन लोगों की वजह से ही तो बढ़ रही है, तो अपने आप में इसको सही मानेंगे हम, अपॉस्ट्रोफी यस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें पर्सोनिफाइड हैं। अब आइए दूसरी तरफ, अब बात करते हैं हम इसका। तो इसमें दोस्तों पॉपुलेशन की बात हो रही है। पॉपुलेशन किसकी देन है? पॉपुलेशन इंसानों की ही देन है। अगर इंसान नहीं रहेंगे तो पॉपुलेशन इंसानों से ही तो बना है, मतलब जो वर्ड पॉपुलेशन है ये इंसानों के लिए ही यूज किया जाता है, तो इसमें भी ये अपॉस्ट्रोफी एस लगाना बिल्कुल सही है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल बनाते हैं हम लोग, कोर्ट्स ऑर्डर। अब यहाँ आप लोग खुद बताएंगे कि ये कोर्ट्स ऑर्डर कहना सही है या नहीं सही है। जब इस हम ऑर्डर की बात करते हैं तो ये ऑर्डर कौन देता है? ये ऑर्डर कोर्ट में बैठा हुआ जज देता है, कोर्ट में बैठा हुआ जज देता है, तो ये ऑर्डर उस जज के लिए यूज किया गया है, इसलिए यहाँ पे भी अपॉस्ट्रोफी एस लगाना सही होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वन डेज लीव। छुट्टी किसको चाहिए? पेड़ पौधों को चाहिए, स्पेन को चाहिए या हमें चाहिए? छुट्टी की जब बात आती है, लीव की जब बात आती है तो इंसानों को ही छुट्टी चाहिए, तो ये भी अपने आप में अपॉस्ट्रोफी एस लगाना सही होगा। अच्छा एक और देखता हूँ, लिखता हूँ मैं, उसको आप लोग बताएंगे खुद। क्या यह कहना सही है? आप लोग खुद बताएं। जयपुर में अपॉस्ट्रोफी एस लगाना सही है या गलत है? तो जब हम इस हिल की बात करेंगे दोस्तों, जब हम इस हिल की बात करेंगे तो इस हिल का इंसानों से कोई भी लेना देना नहीं है। जब इंसानों से कोई भी लेना देना नहीं है तो ये जो है अपने आप में अपॉस्ट्रोफी एस लगा के कहना गलत होगा, क्योंकि पर्सोनिफाइड चीज़ें तभी होती हैं जब उसका रिलेशन कहीं ना कहीं इंसानों से हो, कहीं ना कहीं उसका रिलेशन इंसानों से हो। तो इसमें जयपुर के जो हिल है, इस हिल का इंसानों से कोई मतलब नहीं है, आदमी रहे ना रहे वो हिल जैसे उसको होना है वैसे होते रहेगा, ठीक है। चलिए कुछ इडियोमेटिक मीनिंग की बात कर लेते हैं। बहुत एग्जाम्पल्स तैयार हो गए। एफ, जब बात करते हैं हम लोग इडियोमेटिक मीनिंग की तो इसमें अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे, इसमें कोई मतलब नहीं है क्या है, थ्रो है, लेंथ है, कुछ भी हो, ये हमेशा ही सही रहता है। यहाँ पे ये छूट गया है, ठीक है, ये हमेशा ही सही रहता है। इडियोमेटिक मीनिंग के साथ में हमेशा हम लोग अपॉस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं, कोई मतलब नहीं है, वो अपने आप में सब चीज़ें सही होती हैं, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि आज की क्लास को हम लोग यही रखते हैं, और अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, इसके और भी आगे मतलब इसके आगे और भी लेवल हैं इसके, जिसमें हम लोग और अच्छी तरह से देखेंगे कि ये जो पॉजिटिव केस है कैसे काम करता है और कैसे अधिकार बताया जाता है किसी भी चीज़ के बारे में। तो अभी तो ये पार्ट 1 है, आगे कल आएगा पार्ट 2 इसी के ऊपर। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बने रहें, जुड़े रहें।